बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत हुई है और ये केस मुकम्मल तौर पर हुकूमती वकील के हाथ से निकल चुका है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब को आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपके दलाइल तो अच्छे हैं लेकिन हम मुतमईन नहीं हो रहे, चूँकि जो नुकात आपकी जानिब से उठाए जा रहे हैं वो नुकात हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर रहे और हम ये समझते हैं कि आपके जो दलाइल हैं और आपका जो मौक़िफ़ है उनमें वज़न नहीं है। आज अहम समाअत हुई, 7 रुकनी बेंच है और अब बेसिकली 7 रुकनी बेंच सीधा हो चुका है इस सारे मामले पर। और जिस तरीके से 9 मई के ट्रायल से मुतल्लिक, 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक एक मौके पर मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये सारा मामला आगे कैसे शुरू हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से एक सवाल पूछा कि ये बताएं कि 9 मई की FIRs तो हमारे सामने लेके आएँ, FIRs तो हम देखें, मुकदमात को तो देखें। उसका जवाब जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने दिया। मुसरत हिलाली साहबा कहती हैं कि FIRs में बहुत सकम हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं, चूँकि ज़्यादातर की नामजदगियाँ ज़िमनियों में हुई हैं। तो FIR में तो बहुत ज़्यादा लैक्यूनाज़ हैं, सकम हैं, आप उनको कह नहीं सकते कि वो कोई दुरुस्त हैं। तो FIR के जो सुकम हैं उनके हवाले से मुसरत हिलाली साहब ने जवाब दिया, साहबा ने जवाब दिया। ये सूरत हाल थी इस तरह की। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज दोबारा कमाल किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा इस मामले के ऊपर उनका माइंड बड़ा क्लियर है, चूँकि वो पेशावर हाई कोर्ट की जज के तौर पर आर्मी अदालतों के फ़ैसलों और अपीलों को देख चुकी हैं। इसके अलावा जो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने आज पहली दफ़ा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी रिमार्क्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आमने सामने आए कि किस तरीके से आज तक वो एक ही पेज पे रहे हैं, मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिज़वी साहब, चूँकि वो एक ही हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, लेकिन आज वो भी आइनी इख्तलाफ करते नज़र आए हैं। और फिर जो जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब की जानिब से भी आज अहम, चूँकि नईम अख्तर अफ़गान साहब भी बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये तमाम चीज़ें देख के आए। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद एहतजाज के केस में मुलज़मान को फ़ौजी तहवील में लिया गया था तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल थे, ना एमरजेंसी नाफिज थी। कि या तो ये होता ना कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते, एमरजेंसी नाफिज होती, तो फिर तो आप उनको फ़ौजी अदालतों में दे देते। जब बुनियादी इंसानी हकूक़ भी थे, आइन भी मुअत्तल नहीं था, बुनियादी इंसानी हकूक़ भी मुअत्तल नहीं थे, कोई एमरजेंसी भी नहीं थी, तो फिर आपने एमरजेंसी नाफिज भी नहीं थी तो आपने कैसे उनको अच्छा, एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है कि हमें वो बता दें किस प्रोसेस के तहत, पहले भी ये सवाल पूछा गया था, हमें वो ऑर्डर तो दिखा दें जिस ऑर्डर के तहत दहशतगर्दी अदालतों ने ये हैंड ओवर किए मिलिट्री कस्टडी के जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो 9 मई के PTI के मुलज़मान हैं, ये जो 105, फिर कैसे पता चला कि ये 105 मिलिट्री कोर्ट्स में जाने चाहिए और बाकी नहीं जाने चाहिए? ये कैसे आपने, ये क्या क्राइटेरिया था? फिर आपको ये कैसे पता चला कि किस मुकदमे का ट्रायल आर्मी अदालतों में होना चाहिए, किसका नहीं? ये क्या क्राइटेरिया था? कहाँ कोई ऑर्डर हुआ था, कहाँ कोई दरख्वास्त गई थी, कहाँ कोई दहशतगर्दी अदालत ने हैंड ओवर किया था तो उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। जो सवाल पूछा जा रहा था ख्वाजा हारिस साहब फरमा रहे थे इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी फवाद चौधरी ने कहा है कि करोड़ों रुपए पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ऑफिस ले रहा है, तो फिर आपने 5 करोड़ रुपए दे के ख्वाजा हारिस को क्यों वकील किया है? और अवाम के जब वजारत ख़जाना वैसे तो बड़े दुख रोती है, तो आपके हालात ये हैं कि आप इस तरह फजूल पैसे खर्च कर रहे हैं, ये फवाद चौधरी ने कहा। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। वही वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर करार कर दिया है। आर्टिकल 233 का फ़ौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एमरजेंसी नाफिज करने का जो आर्टिकल है 233, उसको सुप्रीम कोर्ट एजाज़ुल एहसन बेंच ने गैर मौसर कर दिया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 5 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। आर्टिकल 233 के तहत सदर एमरजेंसी नाफिज करने की बुनियाद पर हकूक़ मुअत्तल कर सकता है, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यहाँ पे अहम बात की। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने रिमार्क दिए कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी एमरजेंसी नाफिज की गई थी। एमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक़ पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है, दौरान एमरजेंसी भी अदालत अपने अख्तियारात इस्तेमाल करवा सकती है।
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے، ایمرجنسی کے دوران بھی۔ یہ امین الدین خان صاحب نے بھی یہ بات کی۔ صرف عملداری معطل ہوتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق اس وقت معطل نہیں تھے، ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے۔ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا تذکرہ کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2 سب شق جو ہے سب سیکشن ڈی اس کو کالعدم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے خواجہ عارف نے سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ خواجہ عارف نے کہا کہ اب ان کا بھی جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس کے بعد کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن کا بھی کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا، چونکہ جو سیکشن 2D ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا آرمی ایکٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے، خواجہ اعجاز الحسن بینچ نے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے، ہم کیوں ریلائی کر رہے ہیں صرف آرمی عدالتوں پر۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اب یہاں سے حسن اظہر رضوی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا GH کے اوپر پہلے بھی ایک حملہ ہوا ہے جس میں ایویڈنس ہوئی۔ کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں ہوئیں، دہشت گردی عدالتوں میں کیس چلا۔ GH کے اوپر پہلا جو حملہ ہوا اس میں بھی جو ہے وہ دہشت گردی عدالت میں کیس چلا۔ GH کے اوپر پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا، اس میں بھی دہشت گردی عدالت میں کیس چلا، شہادتیں ہوئیں۔ کورین طیارہ تباہ ہوا، دہشت گردی عدالت میں کیس چلا، شہادتیں ہوئیں۔ طیارہ سازش کیس نواز شریف وغیرہ کا وہ اتنا اہم کیس ہے۔ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پہ تھا، ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا کیس بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں چلا۔ تو آپ نے وہ مقدمات کیوں نہیں آرمی عدالتوں میں چلائے؟ اور یہ جو 9 مئی والے ہیں انہوں نے ایسا کون سا بڑا جرم کر دیا ہے کہ ان کو آپ آرمی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ججز کے ریمارکس تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا وہ محض الزام تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ ہمیں ایسے واقعات کا ڈیٹا فراہم کریں کہ جب وہاں پر حملے ہوئے، فوجی تنصیبات پر بھی حملے ہوئے، شہادتیں بھی ہوئی تھیں، ان کا کیس دہشت گردی عدالتوں میں چلایا گیا، تو اب ایسا کیا ہوا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ سوالات کی بھری ہوئی باسکٹ لے کے جا رہے ہیں، ایک باسکٹ میں میرا سوال بھی لے جائیں۔ 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا، کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے؟ یہ نعیم اختر افغان سوال اٹھا رہے ہیں، جو میں نے کہا نا کہ پورا آئینی بینچ ہی سیدھا ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہر صورت آپ نے یورپین یونین کو بھی دیکھ لیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور یہ آرمی عدالتوں سے متعلق جو کیس ہے یہ اتنا سادہ یا سیدھا نہیں ہے کہ آپ اس سے گزر جائیں۔ نعیم اختر افغان نے کہا جی میرے 2 سوال ہیں، یہ اپنی جو سوالوں کی آپ چونکہ باسکٹ بھرتے جا رہے ہیں، جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ کہتے ہیں وقت آنے پہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، مجھے یہ بھی جواب دے دیں کہ یہ تفریق آپ کے پاس کرائٹیریا کیا تھا کہ آپ نے آرمی عدالتوں میں یہ کیس بھیجنا ہے اور یہ دہشت گردی عدالتوں میں بھیجنا ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ تفصیلی فیصلہ کدھر ہے دہشت گردی عدالتوں کا جس کے تحت یہ ملٹری کسٹڈی میں دیے گئے تھے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی جرم پر کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کیس کہاں جائے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا مقدمات کہاں چلنے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت میں خواجہ عارف صاحب کے ابھی دلائل نہیں مکمل ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے، اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ ایک ہی الزام ہے، دہشت گردی عدالتوں میں جہاں جہاں اب تک ٹرائل ہوا ہے وہاں ملزمان بری ہو رہے ہیں، آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوا ہے اس میں ملزمان کو سزا ہو رہی ہے۔ تو ایسا کون سا ثبوت ہے، ایسی کون سی شہادتیں ہیں جو دہشت گردی عدالتوں میں نہیں پیش کی جا رہی ہیں اور آرمی عدالتوں میں پیش کی جا رہی ہیں؟ یہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں سے ملزمان بری ہو رہے ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا ہو رہی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ دہشت گردی عدالتوں کو کیوں نہیں مضبوط بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے؟
दहशत गर्द के लिए दहशत गर्दी अदालतें हैं ना, तो क्या 9 मई का जो जुर्म है वो दहशत गर्दी से भी बड़ा जुर्म है कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सज़ाएँ हो सकती हैं अगर आपके पास सबूत हों तो। इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है, शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है, जेल में टक शॉप है, काफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं, घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया, आपका मतलब है घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहत कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ, जहाँ आइन मुअत्तल ना हो क्या वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? ये कौन और कैसे तय करता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा और कौन सा सिविल कोर्ट्स में जाएगा? ख्वाजा हारिस ने कहा सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर का जिक्र है, मैं इस तफसील से दलाइल दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूर बनाएं, मिलिट्री कोर्ट्स समेत हर अदालत का एहतराम है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं। जो मुहर्रम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत आइन से मुतसादिम नहीं बनाई जा सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम सज़ा याफ्ता मुलज़मान से मुतल्लिक़ कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, हमें सबकी सिक्योरिटी अजीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वकालतनामा पर दस्तखत की सहूलत ना मिलने समेत किसी को कोई भी शिकायत है तो मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रजू करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि जेल मैनुअल के तहत वकालतनामा पर दस्तखत करने का हक़ सबको हासिल है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मंगवा ले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम अपने स्कोप से बाहर नहीं जाएंगे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा ख्वाजा हारिस साहब ने नैब तरमीम केस में 6 माह तक दलाइल दिए थे। वो जो बात कल मैंने आपको कही थी कि मुझे लगता है कि ये 6 माह यहाँ भी लगाएंगे, तो फैसल सिद्दीकी ने कह दिया कि जनाब ये तो नैब केस में ये 6 माह दलाइल दे चुके हैं। ख्वाजा हारिस टेस्ट में मैच की तरह लंबा खेलते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप T20 की तरह खेलना चाहते हैं, इन्हें अपनी मर्ज़ी से दलाइल देने दें, फैसला हमने करना है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं आपके जो दलाइल हैं उनसे मुतमईन नहीं हूँ, आपके दलाइल शानदार हैं, लेकिन जो नुक्ता है उसके ऊपर वो काबिल इत्मीनान नहीं है। और अदालत की जानिब से साथ ये कहा गया कि जी आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि किस जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ चलेगा, मुकदमात कहाँ चलते हैं, इसकी तफरीक कैसे होगी, किन असूलों पर की जाती है, ये सारे सवालात का जवाब नहीं था ख्वाजा हारिस साहब के पास जो आज दलाइल दे रहे थे। अब देखना ये है कि कल, अभी तो मुझे लगता है कि ये अगला हफ्ता भी चलेगा और ये कब तक सिलसिला चलता है, लेकिन अल्टीमेट जो बेंच है, बेंच में जो आज 4 जजेस का मैंने आपको बताया कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं कि जो आइन है, आइन से मुतसादिम अदालतें नहीं बन सकती और ये काम तो एमरजेंसी नाफिज हो तब भी नहीं हो सकता। अब तो एमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी और ये कोई जुर्म दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म नहीं है। फिर किस कानून के तहत और किस तफरीक क्या की गई, कैसे वहाँ भेजे गए केसेस, क्या आपके पास क्राइटेरिया क्या था, कोई जवाब नहीं था। चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।